नमस्कार बच्चों, ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज भी हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन चलेगा और आज यह क्वेश्चन पूरा भी हो जाएगा। तो बिना विलंब किए हुए अपने क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। तो चलें, आज का जो हमारा प्रश्न है वह पहला प्रश्न है क्या, इस पर अपना ध्यान दें। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और 2024 के अंतर्गत हम लोग क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो आज इसे हम लोग कंप्लीट करते हैं। पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। श्रीलंका कब एक स्वतंत्र राष्ट्र बना? पहला प्रश्न क्या है कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब आया? तो यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, आप देखें 1947, 1948, 1957, 1981 में। तो जरा बताने का भी प्रयास करिए। प्रश्नों के साथ अगर आप बताएंगे तो निश्चित तौर से कंफ्यूज करते होंगे तो और याद हो जाएगा, अगर याद है तो कॉन्फिडेंस मजबूत होता है। तो स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो यहाँ का प्रश्न होगा उत्तर 1948 में। कब बना? 1948 में यह एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा। जब हम क्वेश्चन करा रहे थे किताब के संदर्भ में, तो बेल्जियम और श्रीलंका के स्वतंत्रता के संदर्भ में वहां के संघर्ष के विषय में हम चर्चा किए हैं। तो यहाँ भी देखिए उन्हीं सब प्रश्नों से रिलेटिव है, बताया गया है पूर्व में। आज वही क्वेश्चन आपको करना भी है। तो चलिए शुरू किया जाए। बेल्जियम की सीमाएं किन देशों से लगती है? आराम से देखिएगा प्रश्न को। बेल्जियम की सीमाएं किन देशों से लगती है? तो यहाँ पर पहला है फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, स्पेन, स्विट्जरलैंड, रोमानिया, इटली, पोलैंड, लातविया, बोस्निया। आप के पहले जब हम हल करा रहे थे तो वहां हम फिगर के साथ आपको बताए थे कि इससे लगने वाले देशों का नाम का जिक्र किया गया था, कौन कौन सी इसकी सीमाएं बना रहे हैं। तो विकल्प के आधार पर आप फिगर आज देखने का प्रयास करिएगा। वह प्रश्न होगा फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग। कौन कौन से हैं? फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है? यहां प्रश्न है सत्ता का क्षैतिज जो वितरण है उसका इन क्वेश्चनों में क्या महत्ता है, कि इसका अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है? क्या सत्ता का संघीय वितरण है, सत्ता का अलगाव वितरण है, या कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का वितरण किया गया है, बंटवारा, या केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा? तो यहां पर आपका जो उत्तर होगा क्षैतिज वितरण का आता है कि सत्ता समानता में भी होते हुए भी सत्ता के पर जो इनका प्रभाव है, शासन के जो तीन प्रमुख अंग हैं, कौन कौन से? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, यह बच्चों शासन के प्रमुख अंग के अंतर्गत है। और तीनों अपने अपने क्षेत्र में सर्वोच्च हैं, लेकिन सर्वोच्च होते हुए भी इनमें बंटवारा किया गया है, समन्वय को स्थापित किया गया है। सर्वोच्चता के साथ साथ इनमें शक्तियों के बीच में ये समन्वय स्थापित करते हैं। अगर कभी कार्यपालिका कोई ऐसा आदेश निकाल दे, क्योंकि कार्यपालिका का अर्थ ही है शासन में आदेशित करना, और दूसरा बिंदु है व्यवस्थापिका पर। व्यवस्थापिका का
मूल कार्य है कानून बनाना और न्यायपालिका का कार्य है बच्चों निर्णय देना। यह शासन का जो 3 पार्ट हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, यह इनका मूल रोल है शासन सत्ता के अंतर्गत। लेकिन अगर इनके आदेश से या व्यवस्थापिका के बनाए हुए कानून से या न्यायपालिका के निर्णय से किसी के मूल अधिकार या किसी के संवैधानिक पहलुओं का ऐसा उल्लंघन हो रहा है जो उल्लंघन नहीं होना चाहिए, तो ऐसे में इनके बनाए हुए कानून या व्यवस्थापिका के बनाए हुए कार्यपालिका के दिए हुए आदेश या व्यवस्थापिका के बनाए हुए कानून को न्यायालय के द्वारा शून्य घोषित किया जा सकता है या रद्द किया जा सकता है। तो दोनों में शक्तियों का वितरण तो है, शक्तियों का विभाजन है, लेकिन शक्तियों के विभाजन के साथ शक्तियों का समन्वय भी स्थापित किया गया। मतलब एक शक्ति या दूसरे शक्ति को असंवैधानिक कार्यों पर रोकती है। तो यहाँ का उत्तर क्या होगा? यहाँ का आपका उत्तर है सत्ता के 36 विषय का तात्पर्य कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा। दूसरा प्रश्न, यहाँ आगे के प्रश्न को देखें। फिर श्रीलंका से उठा रहा है कि श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समूह अल्पसंख्यक है? तो यहाँ आप देखिएगा, श्रीलंका में अगर जनसंख्या की बात की जाए, बताया गया है, तो मूलतः वहाँ पर सिंहली, तमिल ऐसे लोग ज़्यादातर पाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ जो विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्पों के आधार पर यहाँ जो सबसे ज़्यादा समूह अल्पसंख्यक में है, तो वह विकल्प के आधार पर है ईसाई। तमिल नहीं है, सिंहली नहीं है, मुस्लिम नहीं है, बल्कि कौन सा है? ईसाई। अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न है कि सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य है? जब हम सामुदायिक सरकार की बात करते हैं तो इसका अर्थ क्या है? क्या इसका अर्थ यह है कि जब पूरा समाज मिलकर शासन का संचालन करता हो, जब सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों में हो? अगला विकल्प है बहुल कार्यपालिका वाली सरकार हो। अगला प्रश्न है मंत्रियों की सामूहिक जिम्मेदारी वाली सरकार है। तो यहाँ आपको यह देखना है सामुदायिक सरकार क्या है। तो बच्चों, सामुदायिक सरकार उन्हीं सरकारों को कहा जाता है जिसकी शासन व्यवस्था में या शासन के संचालन में अगर कहा जाए, सामाजिक समूहों का, विभिन्न सामाजिक समूहों का मिलकर के शासन सत्ता को क्या कर रहे हों? चला रहे हैं। जहां विभिन्न सामाजिक समूहों शासन सत्ता को क्या कर रहे हैं? चला रहे हैं। तो ऐसे शासन चलाने वाली सरकार को ही क्या कहा जाएगा? सामुदायिक। तो आप चलिए अब विकल्प की तरफ। अब यहां है जब पूरा समाज मिलकर शासन का संचालन हो, पूरा समाज नहीं। फिर कह रहा जब सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों में हो, सत्ता किसी एक समूह में ना हो करके, बल्कि सत्ता का जो बंटवारा है वह कहाँ विद्यमान हो? विभिन्न सामाजिक समूहों में हो। तब अगर सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों में है तो ऐसी सरकार को ही सामुदायिक सरकार के नाम से जाने। याद हो जाएगा कि सामुदायिक सरकार क्या है? जो सत्ता है, सत्ता कौन के शासन सत्ता, कौन कौन सी जो सत्ता में है, जो सत्ताएं स्थापित हो रही हैं, उस सत्ता में विभिन्न सामाजिक समूह हों, किसी एक सामाजिक के नहीं बल्कि विभिन्न समाज, जो समाज में जो भी हैं सबका उसमें हो, सब सामाजिक सत्ता के बंटवारे में विभिन्न सामाजिक समूह हों। तो यहाँ का विकल्प आपका यह होगा। बहुल कार्यपालिका नहीं होगी, मंत्रियों की सामूहिक जिम्मेदारी भी नहीं होगी, बल्कि क्या होगा? सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों में हो। बढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सा शासन का अंग नहीं है? लगातार पहले क्वेश्चन से अभी जब से शासन चल रहा हम बताएं, तो शासन के
जरूर याद रखिएगा। इस शासन के 3 अंग होते हैं। कितने अंग हैं? शासन के 3 अंग हैं। 3 अंग कौन कौन से हैं? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। शासन के कितने अंग हैं? 3। अब यहां आप उत्तर देखिए कि इन तीनों अंगों में कौन सा अंग नहीं है, यही तो पूछ रहा है। शासन के 3 अंग हैं, इसमें कौन नहीं है? तो आप स्वयं बताइए। कार्यपालिका हमने कहा है ना, न्यायपालिका है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका। अब आती है विधायिका। विधायिका भी है, कार्यपालिका, न्यायपालिका या व्यवस्थापिका कहिए, विधायिका कहिए, सांसद कहिए, सब एक है। लेकिन यहां जो उत्तर दिया है नगर पालिका, यहां यह उत्तर आपका क्या है? गलत है। तो शासन के तीनों अंगों में कौन नहीं है? आपका उत्तर क्या होगा? नगर पालिका। यहां आपका उत्तर क्या हुआ? नगर पालिका। बाकी उत्तर आपके क्या हैं? गलत है। शासन के 3 अंगों में नहीं है, तो नहीं पर कौन देना उत्तर है? नगर पालिका। अंग हैं, अंग होते तब ये तीनों उत्तर हो जाते। चलिए बढ़ा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? कौन सा संघ के अंतर्गत राज्य नहीं है? तो कौन सा राज्य नहीं है? आप देखिए, मणिपुर राज्य है, त्रिपुरा राज्य है, हिमाचल प्रदेश संघीय व्यवस्था में राज्य है, जम्मू कश्मीर और दिल्ली राज्य नहीं है। और राज्य नहीं है पूछ रहा है, तो उत्तर कौन सा सही होगा? यह प्रश्न गलत है, यह विकल्प गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और उत्तर आपका सही होगा। संघीय राज्य नहीं है, यहां आपका उत्तर कौन सा हो गया? जम्मू कश्मीर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? तो राज्य नहीं है कहने का मतलब, तो वहां पर आपका उत्तर क्या होगा? जम्मू कश्मीर और दिल्ली। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु किया गया संवैधानिक प्रावधान है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु किया गया संवैधानिक प्रावधान कौन सा? कौन सा ऐसा प्रावधान जो सत्ता का विकेंद्रीकरण की दिशा में बढ़ा? ऐसे कौन से कार्य किए गए संविधान के अंतर्गत जिसमें संवैधानिक लोकतंत्र के, इस लोकतंत्र में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया? ऐसा कौन सा प्रावधान है? जरा देखा जाए। महिलाओं का संसद में प्रतिनिधित्व, स्थानीय स्वशासी निकायों को संवैधानिक दर्जा और नियमित चुनाव। प्रश्न क्या कर रहा है? स्थानीय स्वशासी निकायों को संवैधानिक दर्जा और नियमित, यही लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण की था कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के अंतर्गत शासन सत्ता में आम नागरिक, आम जनमानस भी शामिल हो, शासन की नीतियों से बखूबी समझे और शासन की योजनाएं आम जनमानस तक तीव्र गति से पहुंचे। और महात्मा गांधी ने कहा था, भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, उन गांव तक योजनाएं पहुंचे, शासन सत्ता से जुड़े लोग। तो शासन को विकेंद्रीकरण हेतु क्या किया गया? स्थानीय स्वशासी निकायों का संवैधानिक दर्जा दिया गया। और यह संवैधानिक दर्जा जो दिया गया है, पढ़ेंगे है भी कि 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा, कौन कौन सा? 73वें एवं 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत स्थानीय निकायों का, अर्थात ग्राम पंचायतों का, जो ग्राम पंचायत आप देखते होंगे, संवैधानिक दर्जा दिया गया। और आप देखिए नियमित चुनाव, एक जो सिस्टम है चुनाव का, कितने वर्षों के अंतर्गत वह नियमित चुनाव हो। तो यहां पर आपका जो विकल्प हुआ वह कौन सा है? ख। तो यह आपका 2024 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहे। तो अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्नों को लेकर के।
अगला प्रश्न है कि भारत में संघीय व्यवस्था है। भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि, तो संघीय व्यवस्था याद रखिएगा वही माना जाता है, उसी देश में संघीय व्यवस्था को स्थापित माना जाता है, संघात्मक शासन वही देश माना जाता है जिस देश में संविधान सर्वोच्च हो। दूसरा है कि शक्तियों का वितरण किया गया हो, तो शक्तियां हमारे यहाँ वितरित हैं। इस शक्तियों के वितरण में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची को वितरित किया गया है। ये दोनों मिल रहे हैं संघीय व्यवस्था के तत्व के अंतर्गत। और ये भी कहा गया है कि स्वतंत्र न्यायपालिका हो। क्या हो? स्वतंत्र न्यायपालिका। तो यह तीन लक्षण भारतीय संविधान में निश्चित तौर से मिल रहे हैं। और यहाँ का प्रश्न जो पूछा जा रहा है, भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि यहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण हुआ है, शक्तियों का केंद्रीकरण है, संविधान लचीला है। तो यहाँ शक्तियाँ हमारी क्या हैं? शासन की शक्तियों का वितरण किया गया है। विकेंद्रीकरण से अच्छा होता है, यहाँ लिखा दिया जाता वितरण किया गया है, विकेंद्रीकरण। यहां हमारा उत्तर क्या होगा? यहां यह प्रश्न गलत है। शक्तियों का केंद्रीकरण जब होता है तो वहां एकात्मक शासन हो जाता है। शक्तियों का जब केंद्रीकरण हो जाएगा तो एकात्मक शासन होगा। और शक्तियों का जब वितरण होगा तो वितरण किसके किसके बीच हो रहा है? केंद्र और राज्यों के बीच। और यह वितरण की जो व्यवस्था है, केंद्र अपने विषयों पर कानून बनाए, राज्य अपने विषयों पर, इसका निर्धारण कर रहा है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों को। अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में? तो आपको ये पता है भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। और 12 अनुसूचियों के अंतर्गत उन अनुसूचियों में कौन सी अनुसूची है जिसमें भाषाओं का जिक्र, भाषाओं को रखा गया है? तो भाषाओं का जो रखा गया है वह तीसरी अनुसूची नहीं, 5वीं अनुसूची ये भी नहीं है। उस अनुसूची के अंतर्गत आएगा 8वीं अनुसूची। कौन सी आएगी? 8वीं अनुसूची में भाषाओं का जिक्र किया गया है। बढ़ें अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? सूचियां बताई गई हैं, सूचियों का निर्धारण क्या किया गया है? सूचियां अनुच्छेद 246 में यह बात की गई है कि शासन की शक्तियों का जो वितरण किया गया है वह 3 सूचियों में रखा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब संघ सूची पर कानून बनाएगी केंद्र सरकार, राज्य सूची पर कानून बनाएगी राज्य सरकार, समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों। एक विषय और रखे गए हैं जो यहाँ नहीं वर्णित है, अवशिष्ट के अंतर्गत जो नहीं उल्लेख किया जा चुका है। अगर ऐसे विषय रहते तो अवशिष्ट, उस पर कानून बनाएगी केंद्र। तो यहाँ प्रश्न क्या किया कि संघीय सूची अर्थात संघ सूची में का विषय है जिस पर कानून कौन बनाएगा? संघ सूची पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र। अब बताइए केंद्र यहाँ पर जो विधि दिया गया है इस पर कानून बनाने कौन केंद्र के द्वारा किस पर कानून बनाया जाएगा? केंद्र किस पर कानून बनाए? तो पहला ही विकल्प है वह रक्षा। रक्षा जो है संघ सूची का विषय है। रक्षा पर जो भी कानून बनते हैं किसके द्वारा बनाए जाएंगे? संघ के द्वारा। कृषि नहीं, व्यापार भी नहीं, शिक्षा। यहां आपका उत्तर क्या होगा? रक्षा। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित संविधान भारत में कब लागू हुआ? संविधान भारत में कब लागू हुआ? तो यहां का जरा विकल्प देखा जाए
तो कब लागू हो रहा है संविधान? यहाँ 15 अगस्त को भारतीय संविधान लागू नहीं हुआ, बल्कि भारत स्वतंत्र हुआ। भारत का संविधान 26 जनवरी को लागू किया गया। 26 जनवरी को लागू किया गया और पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मनिर्मित अर्थात इसे स्वीकार किया गया। यहां ध्यान दीजिएगा, 1949 को संविधान अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मनिर्मित हो रहा है, जबकि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूरी तरह से क्या हुआ? लागू हुआ। तो यहां का उत्तर आपको क्या क्या होगा? 26 जनवरी को भारतीय संविधान लागू किया गया। क्लियर हो गया? अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां, अभी हमने जिक्र किया, शासन में सूचियां बनाई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट विषय। अवशिष्ट क्या होता है? जो भी ऐसे विषय हैं जो न संघ सूची में वर्णित हैं, न राज्य सूची में वर्णित हैं, न समवर्ती, बल्कि उनका वर्णन नहीं किया, तो ऐसे विषय जब आते हैं, ऐसे पहलू आते हैं, तो उन्हें अवशिष्ट में, अवशिष्ट शक्तियों पर के विषय जो मिले बनाए गए हैं, वह उस पर कानून कौन बनाएगा? तो यहां विकल्प जो दिया रहा है, राज्य, संघ, राज्य और संघ दोनों का खलिका, इनमें से कोई नहीं। तो अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है बच्चों? संघ को। अवशिष्ट विषय पर कानून कौन बनाएगा? संघ बनाएगी। पढ़ें। भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई? जरा देखिएगा, पंचायत की व्यवस्थाएं कब आई? 1980, 1990, 1992, 2004। तो पंचायत की व्यवस्थाएं लागू की गई 1992 में। कब लागू की गई? 1995 में। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी और इन्हीं के सरकार के अंतर्गत 73वां और 74वां संशोधन आया और इस संशोधन के अंतर्गत पंचायती व्यवस्था को एक संवैधानिक दर्जा देकर के इसे लागू किया गया, है ना। चलिए बढ़िया। इसका आर्टिकल जो भारतीय संविधान में जोड़ा गया वह 243 से शुरू होता है। 243 में क ख ग करते हुए पूरे पंचायत के संदर्भ में वर्णन किया गया है। अगले प्रश्न को देखें। भारत में संविधान की दृष्टि से कौन सा कथन सही है? भारत में संविधान की दृष्टि से कौन सा, यहां संविधान को नजर में रख के यह बताना है कि संविधान की नजरिया में कौन सा कथन बेस्ट है। सनातन भारत का राजकीय धर्म है, क्या यह संविधान कह रहा है, बता रहा है, उसका कथन है कि सनातन भारत का राजकीय धर्म है? नहीं। अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में अनुरूप प्रतिनिधित्व, यह क्या संविधान इसका कह रहा है? नहीं। धर्म के आधार पर भेदभाव का अभाव, तो हमारे भारतीय संविधान को अगर हम पढ़ें तो स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख है कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। ईसाइयों को विशेषा भी नहीं वर्णित है, जो वर्णित है वह क्या है? धर्म के आधार पर भेदभाव का अभाव। पढ़ें अगले प्रश्न। चलिए देखा जाए अगला प्रश्न क्या है। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? यह जरूर याद कीजिएगा। अगर गलत पूछ रहा है तो गलत को खोजना है, ज्यादा प्रश्न यहाँ सही होंगे। चलिए जरा देखा जाए भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन ऐसा है जो गलत है। जरा देखिए। धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है ना कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, तो सही है। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, ये भी नहीं है। यह एक धर्म को क्या करता है? राजकीय धर्म को बताता है। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी देता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, ये भी बात कर रहा है। किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी सा, कौन सा? बराबरी का अधिकार है।
तो यहाँ जरा बताइएगा भारतीय संविधान में के बारे में इसमें कौन सा कथन गलत है? यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है? नहीं, एक धर्म को राजकीय धर्म नहीं बताया गया है। यहाँ का विकल्प आपका यह गलत है। कौन सा? ख, भारतीय संविधान में कौन सा कथन गलत है? यह है एक धर्म को राजकीय धर्म जो बताता है, यह बातें यहाँ क्या कही गई हैं? बिल्कुल क्या है? गलत है। अगला बढ़िए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हम लोग इस पे विचार करते हैं। चला देखा जाए। अगला प्रश्न है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अगला प्रश्न क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ें और समझें। धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहेंगे? आइए इस क्वेश्चन को समझा जाए कि धर्मनिरपेक्ष राज्य, याद रखिएगा, वही राज्य कहा जाएगा जिस राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, जिस राज्य का अपना कोई निजी धर्म नहीं होगा, बल्कि वह सभी धर्मों को समान नजरिए से देखेगा, उसी को धर्मनिरपेक्ष कहा जाएगा। अब विकल्प पर हाँ उतरते हैं। विकल्प क्या क्या दे रहा है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म का कोई स्थान नहीं है। पहला, एक राष्ट्र एक धर्म विश्वास, केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता, धर्म का कोई स्थान नहीं, ये भी इस अकॉर्डिंग गलत है, ये भी गलत हो रहा है। केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता, सभी धर्मों को समान समझना। धर्मनिरपेक्ष वही राज्य माना जाएगा जो सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखेगा, और साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि उस राज्य उसका अपना कोई निजी धर्म नहीं होगा, बल्कि जितने धर्म प्रभावित हो रहे हैं उन सभी में उसका समान नजरिया होगा। तो यहाँ का उत्तर आपका क्या होगा? सभी धर्मों को समान समझना। सभी धर्मों को क्या समझना? समान। संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। यहाँ आपको बताना है कि महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वह कहाँ कहाँ सुनिश्चित किया गया है। तो स्थानीय निकायों में भी है, लोकसभा में भी है, राज्यसभा में भी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर कौन सा हुआ? उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी यहाँ का विकल्प सही है। सही है, महिलाओं को सभी जगह प्रतिनिधित्व प्राप्त हो रहे हैं इस समय। तो यहाँ पर यह प्रश्न आपका सही है। अगले प्रश्न पर आइएगा। राजनीतिक दलों के सामने कौन सी चुनौतियां हैं? यह प्रश्न देखिएगा, जितने भी आज राजनीतिक दल हैं, अगर उन पर हम विचार करें, देखें, तो वहां पर उनके सामने आज के परिवेश में कौन सी चुनौतियां खड़ी हुई हैं? आंतरिक लोकतंत्र का न होना, वंशवाद यह चुनौती है। धन और अपराधी तत्वों का प्रभाव राजनीतिक दलों पर क्या दिखाई दे रहा है? धन और आपराधिक तत्वों का प्रभाव भी दिखाई दे रहा। वंशवाद, परिवारवाद को लेकर राजनीतिक दलें स्थापित, आंतरिक लोकतंत्र का न होना। तो यहां पर अगर देखा जाए तो यहां विकल्प जो सही है वह कौन सा है? उपर्युक्त सभी। कौन से विकल्प सही हैं? उपर्युक्त सभी। अगला देखिएगा, अगला विकल्प आपका यहां दिखाई दे रहा होगा, एक दलीय व्यवस्था देती है। एक दलीय व्यवस्था किस शासन व्यवस्था में दिखाई देता है? एक दलीय व्यवस्था में कौन सी शासन व्यवस्था आती है? तो यह शासन के रूप दिए गए जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में, अर्धन्यायकवादी व्यवस्था में, कुलीन तंत्र में, राजतंत्र में। तो कहां पर किस व्यवस्था में एक दलीय व्यवस्था है? तो न तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक दलीय है, न कुलीन तंत्र में एक व्यवस्था है। ध्यान दीजिएगा, फिर से देखें, एक दलीय व्यवस्था देती है। लोकतंत्र में क्या एक दलीय व्यवस्था है? नहीं। कुलीन तंत्र में भी नहीं, राजतंत्र,
एक दलीय व्यवस्था जो उत्पन्न हुआ है वो कहाँ? अधिनायकवादी व्यवस्था में। कहाँ? अधिनायकवादी व्यवस्थाओं में एक दलीय व्यवस्था बन रहा है। अगले प्रश्न को देखा जाए तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल आवश्यक है? शासन की यहाँ रूप दिए गए हैं जो शासन संचालित करते हैं। इन शासन व्यवस्थाओं में आपको यह बताना है कि किसमें राजनीतिक दल का होना एक आवश्यक शर्त है। क्या राजतंत्र में, या लोकतंत्र में, तानाशाही में, या सत्तावाद में? तो राजनीतिक दल एक आवश्यक शर्त के रूप में अगर है तो वह लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत। लोकतंत्र में बिना राजनीतिक दल के लोकतंत्र की व्यवस्थाएं स्थापित ही नहीं हो सकती। तो राजनीतिक दलों का निर्माण भी होना आवश्यक कहाँ? लोकतंत्र के अंतर्गत। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल कौन सा है? उत्तर प्रदेश में पूछा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल कौन सा है? तो यहां देखिएगा, बहुजन समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में इस समय कौन है? समाजवादी पार्टी। कांग्रेस पार्टी भी नहीं है, बीजेपी तो सत्ता पार्टी है। तो यहां का विकल्प हो गया। अगला देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र का अवगुण है? लोकतंत्र के अवगुण के रूप में जाना जा रहा है। यहां पर आपको यह बताना है कि कौन सा ऐसा है जो लोकतंत्र में अवगुण के रूप में देखा जा रहा है कि लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण अवगुण है। तो कौन सा है? धनी व्यक्तियों का शासन, बहुसंख्यक की प्राथमिकता, दलों में व्यक्तिवाद। तो लोकतंत्र का अगर आप अवगुण को देखेंगे तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा अवगुण क्या है? दलों में व्यक्तिवाद। लोकतंत्र का एक प्रमुख अवगुण है क्या? कि दलों में व्यक्तिवाद। धनी व्यक्तियों का शासन नहीं, दलों में व्यक्तिवाद का जो होना है यह लोकतंत्र के लिए क्या है? एक कमी है, कमी के रूप में दर्शाया जा रहा है। निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है? यहां देशों के नाम लिखे गए हैं। यहां आपको बताना है कि कौन सा सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में जाना जाता है कौन? भारत। भारत जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश के रूप में है। जनता के लिए शासन, जनता का जनता के लिए शासन किस शासन व्यवस्था की विशेषता है? यह कहां का? जनता के लिए, जनता के द्वारा। ये 3 लाइनें अगर दे देते तो यह स्टेटमेंट हो जाता अब्राहम लिंकन का। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने यह पहली बार कहा था, जनता के लिए जनता के शासन उन्हीं का स्टेटमेंट है। और यह है जनता के लिए शासन का किस व्यवस्था की विशेषता है? राजतंत्र की नहीं, तानाशाही की नहीं, बल्कि यह व्यवस्था है किसकी? लोकतंत्र में। लोकतंत्र की शासन का आधार क्या है? जनता का। अंतिम संप्रभुता कहाँ निवास करती है? जनता में। फिर संप्रभुता निर्माण करती है सर्वोच्च शक्ति का, जनता के द्वारा। और जनता के द्वारा सर्वोच्च शक्ति का निर्माण करने के बाद उस सर्वोच्च शक्ति के द्वारा जनता के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जैसे कल्याणकारी योजनाओं का चलाई जाती है। तो यहां का विकल्प क्या हो गया आएगा? यह। चलो आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधी है? यहां आप विकल्प देखिएगा कि कारक लोकतंत्र से, ये जो विकल्प दिए गए हैं लोकतंत्र से संबंधित हैं। तो लोकतंत्र से संबंधित कौन कौन से हैं?
तो लोकतंत्र को पारदर्शी शासन भी कहा जाता है, वैध शासन है ना, वैध शासन है, उत्तरदायी शासन है। तो लोकतंत्र से संबंधित जो वर्णन है ये तीनों विकल्प सही हैं। तो कहने वाले इनमें से सभी सही हैं। क्या है? सभी सही हैं। तो फिर से देख लें, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है? तो इसका उत्तर क्या होगा? इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्नलिखित में से कौन सा है? लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्न कौन सा? देशभक्ति की भावना, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करना, प्रगतिशील सरकार। तो यह भी आपका उत्तर यहां क्या है? उक्त सभी। यहां पर क्या हो जाएगा? उक्त सभी। अगला देखिएगा, सामान्यतः किस देश का विकास निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? सामान्यतः किसी देश का विकास निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? किस आधार पर यह निर्धारित होगा कि किसी देश का जो विकास हो रहा उसके लिए क्या आधार है? प्रति व्यक्ति आय, ये भी सही है। औसत साक्षरता स्तर, ये भी सही। लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति, ये भी सही। उपयुक्त भी। तो यहाँ का जो विकल्प है वह क्या होगा? उपयुक्त सभी। अगला देखिएगा, निम्नलिखित देशों में से मानव विकास सूचकांक एसडीआई के लिहाज से किस देश की स्थिति अन्य से बेहतर है? मानव विकास सूचकांक के आधार पर जो विकल्प दिए गए हैं आप देख रहे हैं, इन विकल्पों में किसकी स्थिति बेहद अच्छी है? तो यहां सब अच्छी स्थिति में कौन है देखा जाए, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान। तो इनमें बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान सबसे अच्छी स्थिति में कौन है? मानव विकास सूचकांक में सबसे अच्छी स्थिति में कौन है? श्रीलंका। तो कौन सा हो जाएगा? श्रीलंका यहां अगर देखा जाए तो सबसे बेहद स्थिति में है। बढ़े अगले क्वेश्चन पर। वर्ष 2019 में भारत में जन्म के समय संभावित आयु कितनी है? भारत में जन्म के समय संभावित आयु, जो एक संभावना है आयु की, कितनी है? 68.8 वर्ष, 72.8 वर्ष। संभावित आयु जो है वह है 72.8 वर्ष। 75.8 वर्ष गलत, 67.8 ये भी गलत है। अगला है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित हैं? सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित हैं? तो कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, कौन सा क्षेत्र निजी क्षेत्र के है, इसको हम किस आधार पर विभाजित? तो इसको हम रोजगार की शर्तों के आधार पर या आर्थिक गतिविधियों के साथ, इसमें उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। अगर उद्यमों का स्वामित्व राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है, सरकार के अधीन है, तो वह अगर वह निजी क्षेत्र का है तो निजी के हाथ में रहेगा। तो इसका सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का जो विभाजन करने का आधार है उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर? उद्यमों के स्वामित्व। अगला देखा जाए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में लागू हुआ? किस वर्ष में लागू हुआ? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यह किस वर्ष लागू किया गया? 2004 में? नहीं, 2005 में। मनरेगा जो है वह कब लागू किया गया? 2005
2005 में, 2006 में भी नहीं, 2007 में भी। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक नेचुरल प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से जो उत्पादन कहा जाता है एक वस्तु का होता है, वह किस क्षेत्र में रखेंगे? प्राथमिक में रखेंगे, द्वितीयक में रखेंगे कि तृतीयक क्षेत्र में रखा जाएगा कि सूचना? तो वहां जो रखा जाएगा वह किस क्षेत्र में? प्राथमिक क्षेत्र में। कहां रखा जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाएगा। कहां? प्राथमिक क्षेत्र में। तो यहां का विकल्प जो यह सही होगा, बाकी शेष विकल्प आपके क्या हैं? गलत है। तो यहां का इस क्वेश्चन के बाद पुनः हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखा जाए वह क्या है? औद्योगिक क्रियाओं को किस आर्थिक क्षेत्रक औद्योगिक, थोड़ा सा फिर देखें, औद्योगिक क्रियाओं को किस आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है? औद्योगिक क्रियाओं को किस आर्थिक क्षेत्रक के अंतर्गत गया? प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत नहीं, औद्योगिक क्रियाओं को द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत रखा गया है। किसके अंतर्गत रखा गया है? द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत रखा गया है। चलिए अगला देखते हैं। श्वेत क्रांति संबंधित है। देश के उत्पादन को बढ़ाने के लिए शासन द्वारा कभी श्वेत क्रांति, कभी हरित क्रांति, है ना, कहीं पीली क्रांति आज चलाए गए। तो यहां लेकिन जो विकल्प में पूछे जा रहे हैं वह क्या है कि श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध से। इसके प्रेरता थे वर्गीज कुरियन के द्वारा यह चलाया गया था। तो यहां आते हैं श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का आर्थिक क्षेत्रक है। प्रश्न को देखें। सूचना एवं संचार क्षेत्र का, सूचना एवं संचार क्षेत्र का आर्थिक क्षेत्रक कौन है? सूचना एवं संचार क्षेत्र का आर्थिक कौन है? तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। इस पर आइएगा कि किसको कृषि एवं सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का आर्थिक क्षेत्रक किसे कहा जाता है? सूचना एवं प्रौद्योगिकी के संदर्भ में यह प्रश्न पूछ रहा है। यह किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? तो यहां देखिएगा पूरी प्रक्रिया जो पूछी जा रही है, औद्योगिक क्रियाओं को किस आर्थिक क्षेत्र से संबंधित है। इसके बाद क्या पूछा गया? श्वेत। अब अगला पूछ रहा है कि श्वेत क्रांति से संबंधित कौन सा है? तो उत्पादन से है। किससे है? कृषि एवं सहायक क्षेत्र यहां जो पूछा जा रहा है वह किससे है? तो यह आपका हो जाएगा कृषि एवं सहायक क्षेत्रक के संदर्भ में जो पूछा जा रहा है। तो यहां पर आएगा प्रारंभिक क्षेत्रक के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आएंगे? प्रारंभिक क्षेत्रक के अंतर्गत लाए जाते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि वर्ष 2012 में भारत के प्रति 1000 ग्रामीण परिवारों में कितने प्रतिशत परिवारों को के साख का स्रोत व्यावसायिक बैंक है? 2012 के अंतर्गत भारत के प्रति 1000 ग्रामीण परिवारों में कितने प्रतिशत परिवारों को के साख स्रोत व्यावसायिक बैंक हैं? तो वह है आपका उत्तर
25%। कितने हैं? 25% ऐसे हैं जो इसके अंतर भारत के 2000 के अंतर्गत देखा जाए तो 25%। निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई? बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई है? यहाँ का प्रश्न क्या होगा? बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की जो स्थापना की गई है वह 1960, 1980, 1970 में। कब किया गया? 1970 में ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। स्वयं सहायता समूहों में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। स्वयं सहायता समूहों में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर, बचत और किससे? ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। किसके द्वारा लिए जा रहे हैं? गैर सरकारी संस्था द्वारा। स्वयं सहायता समूहों में अगर कहेंगे बचत और ऋण संबंधी अधिकतर जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो किसके द्वारा? गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा। किसके द्वारा? गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा। अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे सामान्य मार्ग है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे सामान्य मार्ग कौन सा है? निवेश का सबसे सामान्य मार्ग आपको बताना है। यहाँ है नए कारखाने की स्थापना और स्थानीय कंपनी को खरीदना। यहाँ क्या विकल्प है? नए कारखानों की स्थापना, स्थानीय कंपनियों के खरीदना, स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी करना, धन का निवेश करना। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे सामान्य जो मार्ग है स्थानीय कंपनियों। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जब आएंगी तो निवेश अगर वो करती हैं तो उसका सबसे सामान्य क्या तरीका है कि वह जो वहां की जो स्थानीय कंपनी हो उसके साथ वो क्या कर ले? साझेदारी। स्थानीय कंपनियों के साथ वह क्या कर ले? वह अगर साझेदारी करती है तो यह इसका सबसे सामान्य मार्ग के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जा रहा है? सबसे सामान्य मार्ग के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा जो है वह हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधारने में सहायता पहुंचाया। यहां आपका देखिए, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधारने में सहायता पहुंचाया है। यह वैश्वीकरण का जो चला 1991-92 के बाद जो एक भूमंडलीकरण की व्यवस्थाएं पूरे विश्व में लागू हुई, इसमें जो सुधार में सहायता पहुंचाया सभी लोगों को, विकसित देशों के लोगों को, विकासशील देशों के श्रमिकों को, इनमें से कोई नहीं। तो विकासशील देशों के, यह किसको पहुंचाया? विकासशील देशों के श्रमिकों को। कहां पहुंचाया? विकासशील देशों के श्रमिकों को। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने का उद्देश्य है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने का उद्देश्य है IMF, WTO विश्व व्यापार संगठन, नाटो सैनिक संगठन, विश्व बैंक। तो इसे भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने का, सरल बनाने का उद्देश्य है किसका? WTO विश्व व्यापार संगठन। किसका है? विश्व व्यापार संगठन। अगला है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? सूचना का अधिकार जो कानून बना यह कब लागू किया गया? लागू किया गया है 2005 में, न तो 10 में, न 99, न 2001 में, बल्कि सूचना का अधिकार जो प्राप्त हुआ वह कब हुआ?
वह 2005 में सूचना के अधिकार को प्राप्त किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया? कि कौन सा वर्ष है जिसमें उपभोक्ताओं को उनके उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, उपभोग करने वालों को उनको सुरक्षा की गारंटी कानून बना दिया गया। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना? तो बच्चों, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम जो आया 1976 में नहीं, 1996 में, ये भी नहीं, बल्कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम जो पारित हुआ था वह 1986 में। ये भी गलत है, यही। अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था? सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित कब किया। यह आपका विकल्प क्या रहा? यह था 1986 में। कब हुआ था? 1986 में। फिर वही प्रश्न पूछ रहा है कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था। तो बात वही है, यहां भी उत्तर आपका क्या होगा? 1986 में। तो एक बार देख लीजिए, यहां का क्वेश्चन देख चुके हैं। अगला प्रश्न देखा जाए कि आगे का प्रश्न हम लोगों का क्या है, उस पर एक बार विचार किया जाए। तो इसी के साथ बच्चों आज के क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले क्लास में पुनः मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।